अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट्स के सपोर्ट। अगर आप देखें तो ह्यूमंस जो होते हैं उनको सपोर्ट के लिए स्केलेटन प्रोवाइडेड है। इसी तरह एनिमल्स जो होते हैं वो भी इन्वायरमेंट की हार्शनेस या इन्वायरमेंट की टेम्परेचर प्रेशर से बचने के लिए दे आल्सो हैव द स्केलेटन। लेकिन पौधों के अंदर कौन से स्केलेटन्स होते हैं? पौधों के जो टिश्यूज होते हैं वो उनमें से कुछ टिश्यूज ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि उनके अंदर सर्टेन केमिकल्स और लिग्निफिकेशन होती है। दैट्स वाई वो प्लांट्स के अंदर जो है वो सपोर्ट एंड मैकेनिज्म का काम कर रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर 3 डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट्स को स्ट्रेंथ और सपोर्ट दे रहे होते हैं। पहला होता है टर्गर मैकेनिज्म। ये मोस्टली हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर जो होता है वो आपको नजर आएगा। देन वी हैव मैकेनिकल टिश्यूज और आखिर में हमारे पास जो होता है वेस्कुलर बंडल और सेकेंडरी ग्रोथ की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से डिजाइन की जाती है कि वो प्लांट्स को जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहने और विंड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा होता है। पहले बात कर लेते हैं टर्गर प्रेशर की। अगर मैं लीफ सेल को ड्रॉ करूं तो लीफ सेल के अंदर अगर आप देखें या नॉर्मली किसी भी प्लांट सेल को देखें तो आपको नजर आएगा कि 90% से ज्यादा जो होता है वो उसके अंदर वैक्यूल होता है और इस वैक्यूल के अंदर जो होता है वो सिर्फ पानी या सेल सैप होता है। अब जितना ज्यादा पानी होगा उतने जो है वो पानी जो है वो सेल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और सेल्स अपनी शेप को मेंटेन करेगा। इस वजह से ये होगा कि जो सेल्स होंगे उनके अंदर एक सर्टेन टाइप की स्ट्रेंथ आ जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द वाटर और वो जो है वो अपनी जगह पे इरेक्ट पोजीशन में खड़े रहेंगे और स्टिफ रहेंगे। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे होगा कि जिन पौधों के अंदर आप देखो कि आप पानी नहीं देते वो गिर जाते हैं। गिरने की वजह ही यही है कि पानी का टर्गर प्रेशर मौजूद नहीं होता। उसके बाद हम मैकेनिकल सपोर्ट की बात करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट एज द नेम शो के प्लांट्स के अंदर जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो जैसे जैसे प्लांट जो है वो हाइट अटेन कर रहे होते हैं वैसे वैसे उनके अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर एक ही पर्पज होता है प्रोटेक्शन और सपोर्ट का। इनमें 2 इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं। पहले होते हैं कॉलेनकाइमा और दूसरे स्केलेनकाइमा। अगर कॉलेनकाइमा की बात करें तो ये उस टाइम पे डेवलप होते हैं कि जब प्लांट्स जो होते हैं वो यंग होते हैं और इनको अगर मैं इनके सेल्स की बात करूं तो इनके सेल्स के अंदर जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं। कॉर्नर्स थिक क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव द एक्स्ट्रा सेलुलोज दैट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द सेल। सो दैट्स व्हाई अगर इनको मैं ऊपर से देखूं तो ये आपको जो है ये पेंटागोनल या हेक्सागोनल शेप जो होती है ये मेंटेन की हुई होती है। दूसरा इनके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है बिकॉज ये जर्मिनेटिंग प्लांट्स या यंग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये जो होते हैं ये हाईली इलास्टिक इन नेचर होते हैं। हाईली इलास्टिक इन नेचर का मतलब ये होगा कि जितना जितना सेल्स या टिश्यूज जो होंगे वो ग्रो करते जाएंगे ये अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई ज्यादातर आपको जो है वो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम यानी कि सेल अगर ये स्टेम है तो उसके किनारे को हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये एपिडर्मिस ऑफ स्टेम ये जो पेट्रियोल होते हैं यानी कि जो बड होते हैं उसके किनारों पे ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट्स को जो होता है ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम दे आर लिविंग। अगर आप किसी कॉलेनकाइमा टिश्यूज को देखना चाहते हैं तो आप अगर पालक को या अगर आप सेलेरी को तोड़ेंगे तो आपको उसमें से धागे नजर आते हैं, फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर द स्ट्रैंड्स ऑफ द कॉलेनकाइमा टिश्यूज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्केलेनकाइमा की। जब प्लांट्स जो होता है वो फर्दर डेवलप कर रहा होता है तो उसके लिए सिर्फ सेलुलोज काफी नहीं होता जो उसको स्ट्रेंथ दे अगेंस्ट द हार्शनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो साथ साथ हाइट और विड्थ जो होता है उन्हें वो चाहिए होती है। सो दैट्स वाई जो कॉलेनकाइमा होता है जैसे जैसे प्लांट्स सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ मूव करता है तो कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो क्रश्ड हो जाते हैं। तो उसके बाद जो दूसरे टिश्यूज डेवलप होते हैं उनको हम स्केलेनकाइमा टिश्यूज कहते हैं। ये स्केलेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं ये इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं कि ये प्लांट्स को सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ दें। ये मोस्टली जो होते हैं जब ये मेच्योर होते हैं तो ये डेड हो जाते हैं। डेड क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव अ थिक लिग्निंग ऑन इट्स टिश्यूज। फिर इसके बाद अगर आपको इसकी जो स्केलेनकाइमा है होता है ये एक्सट्रीमली वेरिएबल होता है इन शेप में, यानी कि इसकी जो होती है वो काफी सारी डिफरेंट शेप्स होती हैं। लेकिन जो मेजर शेप्स है एक उसकी है जो स्केलेनकाइमा फाइबर और दूसरी स्केलेरीड्स। स्केलेनकाइमा फाइबर्स जो होता है अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये जाइलम फाइबर से मिलते जुलते हैं, यानी इनके किनारे जो होते हैं ये टेपर्ड होते हैं और ये एक दूसरे के साथ जो होते हैं ये इंटरलॉकिंग पोजीशन में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे ड्रॉ करूं तो ये एक दूसरे के साथ जो है ये जुड़ जुड़ के इंटरलॉकिंग पोजीशन क्रिएट कर देंगे और इससे जो है ये एक ऐसा सा मजबूत रस्सी या स्ट्रैंड क्रिएट करेंगे जो कि प्लांट्स को जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर आप किसी लकड़ी की छाल या उसकी बार्क को देखें तो ये बेसिकली स्केलेनकाइमा के वो फाइबर्स होते हैं जो कि उसकी बार्क या उसकी छाल को क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरे सेल्स होते हैं वो स्केलेरीड सेल्स होते हैं। इनको हम लोग स्टोन सेल्स भी कहते हैं।
क्योंकि ये पत्थर की तरह जो होते हैं ये सख्त और मोटे होते हैं। ये प्लांट्स के जो होता है वेस्कुलर बंडल उसके आसपास या स्टेम के दरमियान में जो होता है ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो होता है ये अगेन इनका जो फंक्शन होता है वो भी फाइबर्स की तरह होता है, लेकिन इनकी लोकेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फाइबर होंगे ये मोस्टली बार्क ऑफ वुडन ट्रीज के अंदर प्रेजेंट होंगे, जबकि स्केलेरीड्स जो होंगे ये मोस्टली जो होता है ये किसी भी नट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप किसी सीड कोट का छिलका देखें या बादाम का छिलका देखें तो वो आपको काफी ज्यादा स्टोनी अपीयरेंस देता है। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि उसके अंदर जो है वो स्केलेरीड सेल्स होते हैं। इसीलिए जो गावा या आपने जो एवोकाडो को अगर आप खोले तो उसके अंदर भी जो बीज होता है वो एक स्टोनी अपीयरेंस दे रहा होता है, वो भी स्केलेरीड की वजह से होती है। तो ये बात आप याद रखिए कि जो भी बीजों के ऊपर जो सख्त हार्ड शेल होता है वो स्केलेरीड ही क्रिएट कर रहा होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट की। अगर आपने शुरू में पढ़ा हो तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये दोनों मिलकर वेस्कुलर बंडल क्रिएट कर रहे होते हैं। इसीलिए जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनके अंदर सर्टेन फाइबर्स और टिश्यूज होते हैं जो कि इस पाइपलाइन को एक मोटी थिक अपीयरेंस दे रहे होते हैं। इसीलिए अब ये जो जाइलम और फ्लोएम की रेपिटेशन जितनी ज्यादा स्टेम के अंदर होगी उसकी स्टेम के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ज्यादा होगी। हम इसको जो है वो इसकी अरेंजमेंट की बेसिस पे हम दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आपको पता होगा कि जो मोनोकॉट होता है उसके अंदर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो पूरे रिंग के अंदर जो होता है वो फैले हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। इसीलिए जो है अगर मैं इस मोनोकॉट की स्टेम को काटती हूँ ना तो उसके अंदर जो होता है वो वेस्कुलर बंडल्स की वजह से छोटे छोटे पाइप्स लाइन डेवलप होती है और वो उसको लोहे की रॉड की तरह जो होता है वो स्ट्रेंथ दे रही होती है। जबकि उसके ऑपोजिट जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके अंदर ये प्रॉपर एक रिंग क्रिएट कर देते हैं जिसको हम लोग एनुअल रिंग्स वगैरह भी कहते हैं। और इसकी अरेंजमेंट से क्या होता है कि जो स्टेम होते हैं उसके दरमियान वाला रीजन इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि अगर आप दरख्त को काटे तो वो आसानी से नहीं कटता। यहाँ पे यह बात आपने समझनी है कि मोनोकॉट में वो बिखरे हुए होते हैं और बिखरे हुए होने की वजह से वो वही रोल प्ले करते हैं जैसे आयरन रॉड्स किसी भी घर के फ्रेमिंग में प्ले करते हैं। जबकि यहाँ पे डाइकॉट के अंदर वो एक रिंग क्रिएट कर देते हैं और ये रिंग जो होते हैं वो एक मोटा एक आयरन रॉड या आयरन का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जो बीच वाली रीजन होता है स्टेम का वो सबसे ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। इसके साथ ही हम लोग जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि प्लांट जो है वो किस तरह से एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो है वो सपोर्ट देते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ स्केलेटन, बिकॉज प्लांट्स डू नॉट हैव द स्केलेटन एज लाइक एनिमल्स और लाइक ह्यूमन।